हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू अनअकैडमी जीएस टर्मिनल यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज का जो लेक्चर है यहाँ पर बेसिकली हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, ब्रह्मास्त्र बैच। और यहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग साहिल, इम्तियाज, प्रतीक, छाया, सौरभ, विष्णुप्रिया, सागर, शुभम, रितिका, गोल एसएससी जई, सौरभ, राघवेंद्र, आयुषी, निशांत। हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे यार एक बार इस सेशन को शेयर जरूर कर दें। जितने भी ग्रुप में आप लोग हैं इसको शेयर करें, क्योंकि यार है ना, मजा तभी आएगा। यस और नो, इसको आप लोग शेयर करिए थोड़ा। उसके बाद गाइस जो हम लोग बात करेंगे, सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मैं ऑडिबल हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग हर्षित, गुड मॉर्निंग। ओके गाइस, एक्साइटेड है बिल्कुल, हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो गाइस अगर हमने बात करें तो ये जो हम लोग पॉलिटी करने वाले बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं। बट उसके पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि देखो, मेरे बाद यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लगेगी आज। आज अगर मैं बात करूँ गाइस तो हम लोग को यहाँ पे तीन क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें दोस्तों, तो एक यहाँ पे पॉलिटी स्टार्ट हो रही है, देन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री, देन गाइस आज स्टार्ट हो जाएगी ज्योग्राफी, है ना। तो तीन क्लासेस इस बैच की आज से स्टार्ट हो जाएंगी। और जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है यानी कि 25, वहां पे फिजिक्स, रीजनिंग एंड बायोलॉजी, ये भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग नवनीत, मीनू, सौरभ। ओके गाइस, है ना। तो ये अगर मैं गाइस बात करूं तो ये आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है। देन हम लोग गाइस बात कर लेते हैं। तो यार ये मेरी अनअकैडमी पे प्रोफाइल है, आप लोग वहां पे जाकर के जस्ट सर्च मार लीजिएगा अनुराग सिंह, या फिर आप सर्च मार लेंगे अनुराग 08, तो भी आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। और उस पर आप लोग मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। ये सब नो। देन अब अगर गाइस हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखो आज जो है ना 3 PM पे, 3 PM पे गाइस अगर मैं बात करूंगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं। 3 PM पे गाइस अगर मैं बात करूंगा तो हम लोग की स्पेशल क्लास है। और स्पेशल क्लास में गाइस आने के लिए अगर आपसे कोई कोड पूछा जाता है वहां पर, तो आप यूज कर सकते हैं अनलॉक कोड ANG10, है ना। उसके बाद आप स्पेशल क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे। और वहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सुमित, सोनू, सौरभ, अमरवीर, समीर, माधुरी, नितिश, निशांत, एवरीवन गाइस। तो ये जो टाइम होगा यहाँ पे डेफिनेटली क्या होने वाली है, केमिस्ट्री होने वाली है। अब गाइस एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने वाईफाई स्टडी 2.2 का नाम सुना होगा। तो वहां पर गाइस 12 PM पे आप लोग का अपन लोग का एक लेक्चर है, वहां पर है मॉडर्न हिस्ट्री, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। वो अभी मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। चलो अब हम लोग गाइस अगर बात करें तो देखो, इसके अलावा प्लस में मेरा कोर्स आने वाला है, कौन सा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा जो अपने प्रिपरेशन को इस बार एकदम फुल एंड फाइनल करना चाहता है, जो इंडिया के सारे टॉप फैकल्टीज के साथ में गाइस पढ़ना चाहता है ना सारे सब्जेक्ट, तो प्लस ज्वाइन कर सकता है। और जब आप प्लस में आते हो तो आपको लाइव क्लास देखने को मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल होंगे, हर लेक्चर का PDF अवेलेबल होगा, क्रैश कोर्स आपके पास में होगा, हर संडे आप टेस्ट दे सकते हैं, हर फोर्थ सेशन आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। तो ये कुछ एडवांटेज है गाइस अगर हम लोग बात करें किसके, प्लस के। और याद रखना गाइस, इस समय अन अकेडमी के जो SSC कैटेगरी की बात करूं तो वहां पे डे अगर हम लोग बात करें वीकली 30+ बैचेस आ रहे हैं। डेली गाइस 300+ क्लासेस हो रही है, 70+ वहां पे टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे इंडिया के, 4000+ आवर का रिकॉर्डेड कंटेंट है, 20,000 वहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और ये सिमिलरली आपको चीजें बैंकिंग में भी देखने को मिलेंगी। अब गाइस अगर बात करूं, आप जब प्लस में आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गोल में जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा SSC एग्जाम। देन आप यहाँ पे जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन में। भले ही आप CGL प्रिपेयर करो, जेई प्रिपेयर करो, कोई सा भी, आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में CGL, जेई, CHSL सारे एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंक्लूडिंग गाइस मैं ये भी बोलूंगा कि रेलवे का भी प्रिपरेशन यहाँ पे पूरा हो जाएगा, क्योंकि SSC से ज्यादा सिलेबस उसका नहीं होता है। इवन गाइस जो आपका स्टेट का जो SSC होता है ना, जैसे व्यापम वगैरह हो गया, उसकी प्रिपरेशन भी आप यहाँ से पूरा कर सकते हो, बस आपको अपना स्टेट GK अलग से पढ़ना पड़ता है। देन गाइस अगर बात करूं, इस समय 1 ईयर की जो फी आप देख सकते हो वो है 6000। बट ये पे करने की जरूरत नहीं, जस्ट यूज कोड ANG10, जैसे ही आप यूज करेंगे तो 1 ईयर की फी हो जाएगी 5400। तो जो बच्चे भी कॉलेज में हैं वो 2 ईयर का ले सकते हैं, जो फुल फ्लैश प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 ईयर का, और जिनको रिवीजन करना है उनके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, 1, 3 एंड 6 मंथ। तो गाइस जितने भी अगर मैं बात करूं इंडिया में पेमेंट के ऑप्शन है सारे अवेलेबल है, इंक्लूडिंग EMI ऑप्शन। तो आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। ये अपना टेलीग्राम है, GS टर्मिनल, या फिर आप एक और फॉलो कर सकते हैं @अनुराग GS, है ना। यहाँ पे लेक्चर्स की अपडेट और PDF आपके पास अवेलेबल हो जानी है। तो चलो गाइस अब सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए
हाँ, तो ये गाइस एक क्रैश कोर्स मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, और कोशिश करूंगा कि 20 डेज के लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दूं और वो सारे पॉइंट कवर करा दूं जो एग्जाम में मेनली आपको देखने को मिलता है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, और आई होप यार आप लोगों ने सेशन को एक बार जरूर शेयर कर दिया होगा। ठीक है, चलिए तो मैं अब यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, एक वर्ड आता है पॉलिटी को पढ़ने से पहले, है ना? यस और नो? अगर हम लोग बात करेंगे, यस और नो, तो गाइस हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। जब भी हम लोग पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, जब भी हम लोग राजनीति पढ़ना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, तो क्यों पढ़ते हैं ये भी आप लोग समझ जाओगे। बट उसके पहले हमको जरूरी है कि एक वर्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर दोस्तों मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, जिसको अपन लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संविधान, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भाई साहब एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होता क्या है, और क्यों किसी भी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। क्योंकि हम लोग पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो ये बात हम लोग को बिल्कुल अच्छे से मालूम होनी चाहिए। यस और नो? तो अगर मैं गाइस यहाँ पे बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो, अच्छा एक बात और, यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में मुझसे पूछेंगे कि सर आपने इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पढ़ा है। तो बेटा मैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, और वो वहीं पर अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, एक सीक्वेंस होता है। यहाँ पर आपने उस पर पढ़ाया क्या जाता है, उसमें एक्ट पढ़ाए जाते हैं, और हमेशा मैं एक्ट कहाँ पे पढ़ाता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में। यस और नो? गुड मॉर्निंग रजत, नवनीत, ओके गाइस। चलिए, तो गाइस अगर मैं बात करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यहां से हम लोग वर्ड को शुरू करेंगे। और अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी लैंग्वेज है गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसी भी कंट्री का, कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स संविधान किसी भी कंट्री का गाइस, अगर हम लोग बात करें तो ये होता है आपका लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट यानी कि आप इसको हिंदी में वो क्या बोलोगे, कानूनी दस्तावेज। ठीक है ना? अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं कानूनी दस्तावेज। कानूनी दस्तावेज क्यों? क्योंकि गाइस कानून द्वारा पारित है, अगर मैं बात करूं या फिर मैं बात करूं हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको बनाया है ना? तो इसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट, कानूनी दस्तावेज। और इसी लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू किसी भी कंट्री की, किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, गवर्नेंस करती है। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, शासन को चलाती है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पर है हमारा देश, हमारा भारत, ये रहा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के हिसाब से हमारा देश चलेगा। देखो मतलब हमारे पास भारत का संविधान है, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नेंस करेगी, शासन को चलाएगी। पर किसके बेसिस पे शासन को चलाएगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चलाएगी। तो मेरे ख्याल से एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी भी देश का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नेंस करती यानी शासन को चलाती है। यस और नो? इस बात को आप लोग को ध्यान से रखना है। चले, यहां से अब हम लोग गाइस बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हमारे मन में आता है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, देखो हर कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, है ना? जैसे कि मैं बात करूं तो चाइना में आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, है ना? ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन है बट रिटर्न नहीं है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो हमारे देश में इस तरीके से बात चलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आया कहां से, तो गाइस अगर हम लोग बात करेंगे कि वर्ल्ड का, हमारे अगर बात करें पूरे विश्व का जो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पहला लिखित संविधान है, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रथम लिखित संविधान, ये गाइस आपको देखने को मिला था 1789 में। और ये था दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यूएसए का यानी कि अमेरिका का, ये क्वेश्चन आता है वर्ल्ड फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? अगर हम लोग बात करें दुनिया का पहला लिखित संविधान कौन से कंट्री का है, तो आपको आंसर याद रखना है यूएसए, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, पूरा पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिकली क्रैश कोर्स है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिटी के सारे पॉइंट करा दूंगा जो एग्जाम में आते हैं। अब फोकस करो, टाइम पे आया करो सारे बच्चे। हाँ जी, तो गाइस इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई है ना? अगर हम लोग बात करें कि देखो हमको बनाना था कॉन्स्टिट्यूशन, और जितने बच्चे भी यहाँ पे आए हो यार, कोशिश करो कि जितने भी लोग यहाँ पे हो यार, सेशन को शेयर जरूर करना। भाई मैं बहुत कम बोलता हूँ बट आज मैं बोल रहा हूँ कि सेशन को आप लोग शेयर जरूर करेंगे। अब मेरी बात सुनो, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें तो होगा क्या, यहाँ पे इतनी बात हमको पता है। अब अगर हम लोग इंडिया में थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं,
कि पहली बार किसने डिमांड की थी कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट डिमांड किसने की थी? तो गाइस एक बंदे थे जिनका नाम था एम एन रॉय। क्या नाम हुआ करता था? एम एन रॉय। इन्होंने गाइस डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन की 1934 में, 1934 में। ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए कि भाई साहब पहली डिमांड किसने की थी। बात करेंगे तो एम एन रॉय ने। अब देखो इन्होंने डिमांड किसकी की थी। देखो इन्होंने डिमांड की थी एक चीज की जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। समझना बात को थोड़ा ध्यान से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम हिंदी में बोलते हैं संविधान सभा। और यही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यही जो संविधान सभा है, इसी का काम होगा कि यही क्या बनाएगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। अभी ये क्या होती है अभी आपको समझ में आएगा। आप बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, वो आपकी बॉडी है जो बनाने वाली थी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, देश का संविधान। तो अगर हमसे बोल दिया जाए कि भाई साहब पहली बार संविधान सभा की या फिर संविधान की डिमांड किसने की थी, तो हम लोग बात करेंगे गाइस किसने की थी, एम एन रॉय की। और एम एन रॉय ही वो बंदे हैं गाइस, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन्होंने ही, अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत किसने की थी। इन्होंने ही गाइस 1925 में क्या बनाई थी, ये भी याद रखना है आप लोग को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यस और नो? कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके जो फाउंडर हैं वो भी कौन है गाइस, याद रखना एम एन रॉय ही है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर आपसे पूछा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड सबसे पहले किसने की, तो आंसर क्या बताओगे, एम एन रॉय बताओगे। और ये पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, तो भी आंसर क्या बताओगे, एम एन रॉय ही बताओगे, बिल्कुल। देन हम लोग बात करेंगे तो यहां पर इनकी डिमांड थी। अब गाइस अगर बात करें, इन्होंने डिमांड की और उसके कुछ समय बाद यानी कि 1938 में यहां पे डिमांड की किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये डिमांड की थी किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने ये डिमांड की थी। गाइस यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले मुझे बताओ। मैं जो जो बातें सुन रहा हूं उसको सुनते जाओ और आपके दिमाग में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन उसको बाहर निकाल के फेंक दो तो ही फायदा होगा। यस और नो? तो आपको याद रखना है कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या की थी, डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, या फिर आप बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी को। यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूं कि दोस्तों ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इसको मैं आगे से क्या लिखूंगा, सी ए। और जो सी ए है ये है क्या, बेसिकली ये है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। यस और नो? ये है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी का मतलब क्या है, जो संविधान का निर्माण करेगी, संविधान सभा जो संविधान का निर्माण करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। ओके, ऑल गुड, है ना, बिल्कुल। अब अगर गाइस अगर हम लोग बात करें, ये इतनी पॉइंट तो आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ गए आई थिंक, है ना। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनने का जो काम है वो आगे बढ़ा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो गाइस क्या होता है, बात है कब की, बात है कब की, जुलाई 1946 की। बात है आपकी जुलाई 1946 की। यस और नो? और गाइज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आज ना 12 PM पे हम लोग एक फ्रेश मॉडर्न से स्टार्ट करने वाले हैं। और वो थोड़ा अच्छे लेवल की होगी क्योंकि जेई के पहले मैं उतने डीप में नहीं पढ़ा पाया था। तो हम लोग वो भी स्टार्ट करने वाले हैं और वो हम लोग देखेंगे वाईफाई स्टडी 2.0। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जुलाई 1946 की, तो गाइज यहाँ पर इलेक्शन होता है। और ये इलेक्शन होता है कहां पर, अगर हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन में, इलेक्शन होता है ब्रिटेन में। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि दोस्तों की उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, तो आप लोग को एक बात समझना है, ब्रिटेन में एक पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी बोल रहा हूँ, लेबर पार्टी। ब्रिटेन में गवर्नमेंट बनती है लेबर पार्टी की। और अगर मैं बात करूं लेबर पार्टी की जब गवर्नमेंट बनती है, तो इस पार्टी की तरफ से, जैसे बीजेपी की तरफ से इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया में, नरेंद्र मोदी जी, उसी तरीके से लेबर पार्टी की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उनका नाम था क्लीमेंट एटली।
अगर आप लोगों से नाम पूछ लिया जाए तो उनका नाम क्या था? क्लीमेंट एटली। बिल्कुल आकाश, मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना? तो अगर हम लोग बात करें तो उनका नाम क्या है? क्लीमेंट एटली। यस और नो? क्लीमेंट एटली। अब मेरी बात समझो, मोदी जी की कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर हैं। जैसे कि गाइस अगर हम लोग बात करें मोदी जी की कैबिनेट में कुछ मिनिस्टर्स के मैं नाम लेता हूं, तो आप बोल सकते हो जैसे कि नितिन गडकरी जी, है ना, राजनाथ सिंह जी, तो ये सब उनके कैबिनेट में है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा, जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्होंने गाइस क्या किया? अपने कुछ लोगों को इंडिया भेजा, अपने कुछ लोगों को इंडिया भेजा, और जिनको उन्होंने इंडिया भेजा वो उनके कैबिनेट के मिनिस्टर थे। तो गाइस जब वो लोग इंडिया आते हैं तो ये कहलाता है कैबिनेट मिशन प्लान। ये क्या कहलाता है? कैबिनेट मिशन प्लान। इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया? क्योंकि दोस्तों ये उनके कैबिनेट के लोग थे। और कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में कब आया? तो ये आया 1946 में आया, है ना? ये पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आखिरकार इसका नाम कैबिनेट मिशन प्लान क्यों था अगर हम लोग बात करें? क्योंकि बेटा इसमें 3 लोग आए थे, तीनों के तीनों मेंबर थे किसके? क्लीमेंट एटली के कैबिनेट के। जैसे कि राजनाथ सिंह जी हुए, सॉरी सुषमा स्वराज जी मैं बोल रहा हूँ, तो पहले थी, अभी तो है ना वो है नहीं हमारे बीच, है ना? तो हम लोग बात करेंगे गाइस, तो राजनाथ सिंह बोल दे, नितिन गडकरी बोल दो, है ना? या फिर मैं बात करूं किसके बारे में गाइस, है ना, किसी भी मिनिस्टर के बारे में बोल दीजिए, निर्मला सीतारमन जी के बारे में बोल दीजिए। तो क्लीमेंट एटली की कैबिनेट से 3 लोगों को इंडी यहां पर भेजा गया, है ना? 3 लोग कौन कौन थे? एक थे लॉर्ड, ध्यान देना, एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। एक कौन थे गाइस अगर हम लोग बात करें? सर एवी अलेक्जेंडर, सर एवी अलेक्जेंडर, सर एवी अलेक्जेंडर। और अगर हम लोग गाइस बात करें, एक थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये सारे के सारे उनके पार्लियामेंट में, अगर मैं बात करूं गाइस, उनके कैबिनेट के मंत्री थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और अगर मैं बात करूं, इसको याद रखना बहुत आसान है ना? आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो, ए एल सी। हमेशा मैं बोलता हूं कि आप लोग इसको ए एल सी याद कर लो, ए एल सी, है ना? ए एल सी से क्या क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर, ए फॉर अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, एल फॉर लॉरेंस, सी फॉर क्रिप्स, ए एल सी। बिल्कुल। हाँ, या फिर एलएसी भी याद रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर जो मैंने लिखाया है इसके अकॉर्डिंग आप लोग कैसे याद कर लो? एल ए सी याद कर लो, है ना? एल ए सी याद कर लो, एल ए सी। और गाइस इस समय इंडिया में जब ये इंडिया आता है तो इस समय वाइस रॉय कौन था? जब कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया आता है तब वाइस रॉय कौन था? ये आपके लिए एक होमवर्क है ना, जो मैं आपको कल पूछूंगा, ठीक है? या फिर आप लोग एक काम करेंगे, लेक्चर में कमेंट करके बताएंगे कि जब कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया आया था तो उस समय अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए दोस्तों कि उस समय वाइस रॉय कौन था, तो ये आप लोग को मुझे बताना है। और इसका ईयर एकदम इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अगर मैं बात करूं कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया क्यों आया था, तो मेरी बात सुनो, क्या हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को जब हम लोग बात करें ना, तो एक बॉडी बनी थी जिसका नाम क्या था? अगर हम लोग गाइस बात करें तो यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का लगातार प्रेशर आ रहा था इंग्लैंड के ऊपर कि भाई तुम जो है ये जो देशों को गुलाम बना करके रखे हो, इनको धीरे धीरे आजाद करो। तो ये सारी बातें चल रही थी, तो उन्होंने, और दूसरी बात क्या हो रही थी, जो ब्रिटेन में वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत नुकसान हुआ था और उनके पास पैसे भी उतने नहीं थे कि वो इंडिया को ठीक से रन कर पाए, तो उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया भेजा। और उन्होंने बोला कैबिनेट मिशन प्लान ने आकर के बोला कि ठीक है, आप लोग बनाओ, क्या बनाओ? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना? तो कैबिनेट मिशन प्लान का जो मेन एम क्या था कि हमको देना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या देना हमको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देना, यानी कि हमको संविधान सभा देना। तो इन्हीं के कारण, कैबिनेट मिशन प्लान के कारण ही हमको कौन देखने को मिलता है गाइस, बताओ? संविधान सभा देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कारण ही हमको संविधान, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, कैबिनेट मिशन प्लान के कारण ही हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखने को मिलती है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधान सभा बोलते हैं, ठीक है ना? हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको? संविधान सभा। तो गाइस इन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग संविधान सभा बुला लो। और संविधान सभा बनने का मतलब है कि, ये मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं एक बात कि भाई साहब, जो अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, किसके बारे में बताओ? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी पहली बार डिमांड किसने की थी बताओ? एम एन रॉय ने। ये देखो,
यहाँ पर सबसे पहले डिमांड किसने की थी? एमएन रॉय ने। तो ये बात एकदम अच्छे से आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन उठ करके आएगा, है ना? बिल्कुल बेटा, माउंटबेटन तब आया ही नहीं था इंडिया। ठीक है, चलो। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, लेक्चर के बाद आंसर देना। अभी अगर मैं गाइस बात करूं तो देखो, जब ये बताया गया कि भाई साहब कॉन्स्टेंट असेंबली के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो इसमें टोटल कितने मेंबर होंगे, इसमें टोटल कितने मेंबर होंगे? तो गाइस अगर हम लोग मेंबर की बात करें तो इसमें टोटल मेंबर होंगे 389। ये भी डिसाइड किया गया 389। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है? जी हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कांस्टेंट असेंबली में कितने मेंबर होंगे? 389। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं, जो 389 मेंबर है ना, इसको फर्दर डिवाइड किया जाएगा। अब मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनना। इसमें से 93 जो होंगे ना, जो 93 होंगे वो कहलाएंगे प्रिंसली स्टेट्स से। प्रिंसली स्टेट्स मतलब जहां पे राजा महाराजा थे। बेसिकली आप बोल सकते हो देसी रियासतें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? देसी रियासतें। प्रिंसली स्टेट्स दैट मीन्स देसी रियासतें। और इसमें से गाइस अगर हम लोग बात करें, जो बचे हुए 296 थे, वो कहां से आए थे? वो वहां से आए थे जो पूरी तरीके से गुलाम भारत था, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया। ये कहां से आए थे? ब्रिटिश इंडिया। ठीक है ना, ब्रिटिश इंडिया, बिल्कुल। तो याद रखना गाइस, प्रिंसली स्टेट्स कौन सा है? जहां पे रजवाड़े हुआ करते थे, राजा महाराजा। और ब्रिटिश इंडिया मतलब गुलाम भारत, गुलाम भारत। अब अगर मैं बात करूंगा तो ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। वो एरिया जहां पर ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे, वहां से 292 आएंगे, और 4 ऐसी जगह से आएंगे जिसको बोला जाता था चीफ कमिश्नर प्रोविंस। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं ये क्या था। चीफ, थोड़ा सा बस ध्यान देना, जितना ज्यादा ध्यान दोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। चीफ, है ना, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस मतलब जो चीफ कमिश्नर थे बेसिकली क्या था, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे तो दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, यस और नो, आपका बलूचिस्तान हो गया, ये सब, ये इन सब के लिए ना ये बहुत छोटी छोटी जगह हुआ करती थी और काफी इंपॉर्टेंट थी। तो उन लोगों ने क्या रखा था? चीफ कमिश्नर बैठा के रखे थे। बल और अगर मैं बात करूंगा इन एरिया में गवर्नर बैठा करके रखे थे, है ना? तो ये वाले एरिया जो जैसे जो लोग आए हैं, है ना, आएंगे मतलब इन एरिया से जो लोग आएंगे, वहां पे ब्रिटिशर्स रूल करेंगे गवर्नर्स के थ्रू, और यहाँ पर रूल करते थे चीफ कमिश्नर के थ्रू, जैसे दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान। एक बार मुझे बता दो यार कि यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस और नो, एक बार फटाफट से बता दो कि किसी को कोई दिक्कत है या नहीं। ठीक है, हाँ जी। और यार हर बच्चे को सेशन को शेयर करना है भाई, क्योंकि ये 3.74 मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि 4K हो जाए। बताओ भाई एक बार, लेट मी नो, एक बार कमेंट करके मुझे बता दो कि प्रिंसली स्टेट समझ में आ रहा है। यहाँ पे कौन होंगे? रजवाड़े। देखो यहाँ पे कौन होंगे? रजवाड़े। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पूरा गुलाम भारत से आएंगे, जिसमें से 292 में गवर्नर वाला और 4 मतलब चीफ कमिश्नर। आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे। टोटल आपको क्या क्या याद रखना है? 389 याद रखना है, और आपको याद रखना है ये 93 बस, और माइनस कर दोगे तो हो जाएगा। ओके, देन हम लोग फर्दर मूव कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब क्या होगा, ये जो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे। देखो कैसे, जो ये लोग हैं, ये लोग किसके थ्रू आएंगे? इनको तो वहां के राजा महाराजा क्या कर देंगे? नॉमिनेटेड करेंगे, नॉमिनेटेड रहेंगे। ये 93 नॉमिनेटेड होंगे। और जबकि मैं इस साइड वाले से बात करूं ना, जो ब्रिटिश इंडिया से आ रहे हैं, ये बेसिकली कैसे लोग होंगे? ये बेसिकली होंगे इलेक्टेड, मतलब ये निर्वाचित होंगे। ठीक है ना, ये बात भी मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब कि आप बोल सकते हो जो कॉन्स्टेंट असेंबली है, इसके मेंबर कैसे हैं? पार्शली इलेक्टेड है, पार्शली नॉमिनेटेड है। यस और नो? ऑलरेडी एक्सप्लेन इन इंग्लिश ओनली, है ना? आई डोंट थिंक सो कि मैंने यहाँ पे ऐसा भी कोई भी टर्म एक्सप्लेन किया। बस आप इतना याद रखिएगा, टोटल 389 मेंबर्स हैं, जिसमें से 93 मेंबर्स आर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मींस दे आर गवर्न्स फ्रॉम किंगडम, और यू कैन से दैट किंग। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश इंडिया 296, तो 296 को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, 292 फ्रॉम गवर्नर्स एंड 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर। नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, बहुत ही सिंपल सी चीजें मैंने बहुत सिंपल वे में समझाई, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में अगर हम लोग यहाँ पे मूव करने का ट्राई करें, भाई इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस टोटल मेंबर याद रखो 389, दैट्स इट। और 93 फ्रॉम किंगडम
एंड 296 फ्रॉम ब्रिटिश, आप बोल सकते हो ब्रिटिश टेरिटरी, जो मतलब जो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर रखा है। देन फर्दर हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे। तो गाइस क्या होगा जब इलेक्शन होगा, तो आपकी 2 सितंबर को, यस और नो, बिल्कुल 2 सितंबर को फॉर्म होती है, ये मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ाया था, इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब पार्ट टाइम सरकार, और इंटरिम गवर्नमेंट जो है 2 सितंबर 1946 को फॉर्म होती है। और इस इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ये आप लोग को याद रखना। मतलब बेसिकली मैं बात करूं गाइस, ये पार्ट टाइम गवर्नमेंट है, और जवाहरलाल नेहरू को हेड बोल दो, या फिर मैं बोल सकता हूं कि देश का इस समय वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था। ये भी आप लोग को जरूरी है कि मैं इतनी बात आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ना, इसमें अलग अलग मिनिस्टर भी रहेंगे, उनको अलग अलग पोर्टफोलियो दिया जाएगा, डिपार्टमेंट भी दिया जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट के बारे में बात करूं, तो डिपार्टमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, यस और नो। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिपार्टमेंट के बारे में, तो डिपार्टमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि बात करूं फूड एंड एग्रीकल्चर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। अगर मैं बात करूं डिफेंस, इसको दिया गया था, मिस्टर बलदेव सिंह को दिया गया था। देखो एक काम करते हैं भाई, श्रीकांत एक बार बताओ, आई डोंट थिंक सो कि इसमें सच कुछ था। एक बार लास्ट टाइम मैं बता दे रहा हूँ, टोटल मेंबर्स आर 389, 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट एंड 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, विच इज प्योरली गवर्न बाय ब्रिटिशर्स, है ना, ये याद रखेंगे। और दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 292 एंड 4, दैट्स इट। चलिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इसमें अगर मैं गाइस बात करूं, तो आपको याद रखना है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग को याद रखना है, हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं यहाँ पे मूव करता हूँ। चलो अब अगर गाइस हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक बात और बताना है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है ना, ये रिपोर्ट किसको करेगी, अभी वाइस रॉय को, क्योंकि हम लोग को फ्रीडम नहीं मिला है, हमको फ्रीडम नहीं मिला है, ये बात हमको ध्यान में रखना है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारा लीगल एडवाइजर किसको बनाया गया, लीगल एडवाइजर मतलब कानूनी सलाहकार। लीगल एडवाइजर का मतलब होता है कानूनी सलाहकार, और कानूनी सलाहकार कौन था, मिस्टर बी एन राव। मिस्टर बी एन राव, ये पॉइंट आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। और अगर हम लोग बी एन राव के बारे में बात करेंगे, तो ये गाइस मैं बात करूं बहुत ही वेल नोन जूरिस्ट थे, न्याय कानून के बहुत ही अच्छे जानकार थे। और एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन जो थे वो गाइस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, तो याद रखना कि बी एन राव। तो याद रखना बी एन राव जो थे, ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, ये सिर्फ एडवाइजर थे। ये पॉइंट आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मैं मूव करूं, तो अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो उसके बाद अगर गाइस हम लोग बात करेंगे ना, तो कॉन्स्टेंट असेंबली की अब क्या होने वाली है। अब यहाँ पे गाइस मैं बात करूं, तो अब आपको यहाँ पे मीटिंग देखने को मिलेगी, ये भी आप लोग को याद रखना है। और कॉन्स्टेंट असेंबली की अगर हम बात करें, जब ये हमारी अब कॉन्स्टेंट असेंबली बन गई है, अब इसकी मीटिंग्स पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में अगर हम लोग बात करें कि अब इसकी मीटिंग्स पढ़ेंगे, तो अगर मैं इसकी मीटिंग्स पढ़ने की कोशिश करूं, तो देखिएगा इस मीटिंग्स में क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग को पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फर्स्ट मीटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जो ये डेट इंपॉर्टेंट है ना, फर्स्ट मीटिंग एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट मीटिंग कभी हुई थी, तो ये हुई थी आपका 9 दिसंबर 1946 में, ये आपको याद रखना है, 9 दिसंबर 1946। हालांकि कांस्टेंट असेंबली जो है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई साहब ये मतलब ये यहाँ पे क्या करेगी, तो आप लोग को पता है ये क्या करेगी भाई, ये एक ही काम करने वाली है और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली है। अब सुनो, अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, संविधान सभा है, इसका काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, यस और नो। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना इसका काम है, इसके लिए बनाई गई है। बट अगर हम लोग यहाँ पे एक बात सोचें कि आज की डेट में आप लोकसभा देखते हो, आप राज्यसभा देखते हो, देखते नहीं देखते हो, बिल्कुल देखते हो आप लोग। जो आप लोग देखते हो, तो वहां पर एक स्पीकर होता है,
यस और नो? अगर मैं स्पीकर के बारे में बात करूं तो कौन है वहां पे बताओ? आज की डेट में गाइस हम लोग बात करें तो मिस्टर ओम बिरला। तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को चलाने के लिए भी एक स्पीकर के जैसा बंदा चाहिए, बट उसको उस समय स्पीकर नहीं बोलते थे। उसको उस समय आप ये बोल सकते हो गाइस कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन होगा। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बना दिया गया, प्रोविजनल प्रेसिडेंट। प्रोविजनल प्रेसिडेंट मतलब कि अस्थाई अध्यक्ष। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रोविजनल प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, है ना? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दिख भी नहीं रहा होगा वैसे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिखूं या फिर नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे शो होगा। तो देखो, एक्चुअली क्या था ना कि प्रेसिडेंट बनने के लिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनने के लिए भी इलेक्शन होगा। और इलेक्शन के पहले तक, है ना, जैसे कि आज की डेट में एक प्रोटेम स्पीकर होता है, बट वो भी आपको भी मालूम नहीं होगा। इलेक्शन के पहले भी हमको एक पार्ट टाइम चाहिए ना, तो उसके लिए गाइस किसको बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया, ताकि ये जो कार्यवाही है वो स्टार्ट कर सके, ठीक है ना। और इनको याद ये रखना कि किस बेसिस पे बना दिया गया, तो ये सबसे ज्यादा एजेड थे। ये फ्रांस की प्रैक्टिस थी। फ्रांस में क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा एजेड होता है ना, उसी को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो इनको बनाया गया टेम्परेरी प्रेसिडेंट, अस्थाई अध्यक्ष, यानी कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट आप बोल सकते हो। उसके बाद गाइस जो सेकेंड मीटिंग होती है वो होती है 11 ऑफ दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। गाइस अगर हम लोग बात करें तो ट्राई करोगे, है ना, कि इसमें समझने की कोशिश करना। 11 दिसंबर 1946, 11 ऑफ दिसंबर 1946। और फाइनली यहाँ पर गाइस इलेक्शन हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट को चूज कर लिया गया। और ये क्वेश्चन आज भी एग्जाम में आता है, और उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्या नाम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्वेश्चन आप लोग आज भी एग्जाम में देखने को मिलता है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि कौन थे गाइस प्रेसिडेंट, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप लोग को याद रखना, 11 ऑफ दिसंबर 1946, है ना। इसके बाद अगर गाइस मैं बात करूं तो यहीं पर वाइस प्रेसिडेंट को भी चूज किया गया कि वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो दो लोगों को चूज किया गया, एक तो थे एच.सी. मुखर्जी। अगर हम लोग बात करेंगे एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे के नाम के बारे में बात करें तो उनका नाम क्या था, मिस्टर वी.टी. अगर हम लोग बात करें कृष्णामाचारी चारी, है ना। तो ये लोग थे वाइस प्रेसिडेंट थे किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ये उतने नहीं पूछे जाते, आपको प्रेसिडेंट का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। देन हम लोग फर्दर मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगले ही क्या हो जाएगा, अब फिर से थर्ड मीटिंग होगी, और थर्ड मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को थर्ड मीटिंग होती है। अब अगर हम लोग बात करेंगे 3 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग होगी दोस्तों, इसमें क्या होने वाला है, तो देखो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया, वो पेश करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। घोषणा पत्र इसे कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब अगर हम लोग बात करें कि इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था क्या, देखो इससे पहले एक कंट्री थी जिसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया पूरे वर्ल्ड का, उसका नाम था यूएसए। तो एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू ने ना, ये इंस्पायर्ड था कहां से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली क्या है ना कि जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके सबसे पहले लिखा होता था प्रियम्बल, जिसको अपन बोलते हैं प्रस्तावना। जैसे कि आपकी बुक में क्या लिखा रहता है, अगर हम लोग बात करेंगे तो आपकी बुक में लिखा रहेगा प्रस्तावना, यानी कि इंट्रोडक्शन। तो वैसे ही आप बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन में, देखो मैं आसान भाषा में इसको समझाता हूँ। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये गोल है, ये क्या है, गोल है, ये घोषणा पत्र है, ये गोल है। मतलब ये सारे गोल को हमको अचीव करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो इनको पूरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो अगर इनके पास कुछ पॉइंट रहेगी, हाँ हमको इन इन चीजों पे काम करना है, ये हमारे मुद्दे हैं, तो ये गोल है जिनको हमको अचीव करना था। और ये जो कॉन्सेप्ट है प्रियम्बल का, इंट्रोडक्शन का, ये लाया गया था यूएसए से। तो ये भी आपको याद रखना है, यस और नो। तो ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ जाएगी कि ये कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और बाद में गाइस मैं आपको बता देता हूं, ये कॉन्सेप्ट यूएसए का था,
पर जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ना, इसमें जो लैंग्वेज हम लोगों ने इस्तेमाल की थी ये थी ऑस्ट्रेलिया की। ये भी आपको मैं आगे जाकर के बताऊंगा। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन गाइस मैं आपको आगे बताऊंगा कि आगे जाकर के प्रियम्बल ये क्या होता है, आपको आगे और अच्छे समझ में आएगा। अभी आप समझ लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है, प्रियम्बल या फिर क्या बन गया, प्रस्तावना के रूप में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था आगे जाकर के। और अगर हम लोग बात करें कि ऐसा कभी किया गया था तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 22 ऑफ जनवरी 1947 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। हालांकि ये पॉइंट मैं आपको आगे समझाऊंगा कि प्रियम्बल होता क्या है। और आपको एक बार बता देता हूं कि जो प्रियम्बल है इसको बोलते हैं पता है क्या, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस और नो? हाँ, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और याद रखना, हार्ट एंड सोल नहीं बोलते, हार्ट एंड सोल बोलते हैं आर्टिकल 32 को, मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी इतनी बात आप लोग यहाँ पे समझ लो, ठीक है। चले, आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। गाइज मैं आज आप लोग को बस ये बोलूंगा कि सेशन को सब लोग को शेयर करना है भाई, है ना। बिल्कुल, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दें, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे, ठीक। उसके बाद गाइस ये सारा काम हो गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। यस और नो? तो देखो, बहुत सारी यहाँ पे अब कमिटी बनने वाली है, बहुत सारी यहाँ पे क्या बनेगी, कमिटी बनेगी। यस और नो? बहुत सारी कमिटी बनेगी, लगभग अगर मैं बात करूं तो 22 कमिटी बनेगी। ये आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। पर इसमें से अगर मैं बात करूंगा तो मेजर कितनी थी, इसमें जो मेजर कमिटी थी वो थी 8। इसमें जो मेजर कमिटी थी, जो मेजर समिति थी वो थी 8, ठीक है ना। ये कमिटी क्यों बनाई जा रही है, ये बात आप लोग को समझना, ये आप लोगों को यहाँ पे समझना है। ये कमिटी क्यों बनाई गई, देखो सपोज करो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए एक कमिटी लेता हूँ, एक कमिटी मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ। सपोज कर लो कि हमारे पास एक कमिटी है जिसका नाम मैं बोल सकता हूँ क्या, कौन सी ले लूं मैं, यूनियन पावर कमिटी, या फिर हाँ चलो ठीक है, यूनियन पावर कमिटी, यूनियन पावर कमिटी। अब अगर गाइस हम लोग बात करेंगे जो यूनियन पावर कमिटी है, यानी कि जो संघ की शक्ति समिति है, संघ शक्ति समिति है, जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। तो क्या होगा कि ये इस विषय पर रिसर्च करेगी। जो जवाहरलाल नेहरू के अंडर में जो यूनियन पावर मतलब जो सेंट्रल के पास पावर होनी चाहिए, उससे रिलेटेड इस पर रिसर्च करेगी और ये रिसर्च बना करके आगे फॉरवर्ड करेगी। क्यों 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 ऐसा बोल रहा हूँ, देखो अलग अलग कमिटी क्यों बनाई गई थी, ताकि कम समय में काम हो जाए। देखो अगर पूरे के पूरे 389 लोग मिल करके एक साथ काम करते तो क्या होता बताओ, मतलब सारे लोग अगर एक ही चीज पे काम करते तो समय ज्यादा लगता। तो हम लोगों ने पार्ट्स में कमिटी बना दी और उनको बोला कि आप लोग इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करके लाओ। यस और नो? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यूनियन पावर कमिटी के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करने का, देखो अगर हम लोग यहाँ पे ट्राई करें तो इसी तरीके से और भी अगर मैं बात करूं, एक हो जाता है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट वगैरह रहेगी, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा वो कैसे काम करेगा। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक कमिटी थी, जिसके भी हेड किसके बनाए गए, जवाहरलाल नेहरू। यस और नो? उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोविंशियल, प्रोविंशियल मतलब होता है स्टेट। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, है ना, अगर हम लोग बात करें तो इसके हेड बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब जो स्टेट हो जाएगा उनको कैसे रन करना है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एक हो जाएगी आपकी मैं एक छोटी ले लेता हूं, एक हो जाएगी स्टेट कमिटी। एक हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं स्टेट कमिटी, क्या ले लेते हैं, स्टेट कमिटी। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टेट कमिटी के बारे में, तो ये वो कमिटी है जो नेगोशिएट करेगी अलग अलग राज्यों से। और इसके भी हेड बनाए गए थे किसको, जवाहरलाल नेहरू को। नेगोशिएशन करने का काम था अलग अलग स्टेट से। यस और नो? हाँ बिल्कुल भाई, ये 20 से 25 दिन में ही खत्म हो जाएगा। ये जो क्रैश कोर्स है ये 20 से 25 दिन में खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इसमें वो सारे पॉइंट लिखा दूंगा जो एग्जाम में आएंगे। देन इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें और कुछ कमिटी के बारे में, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जैसे कि और मुझे कौन सी बतानी चाहिए आपको। हाँ, अगर मैं बात करूं कि एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। यस और नो? एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और इसके अलावा गाइज मैं बात कर सकता हूं जो माइनॉरिटीज
माइनॉरिटीज, ट्राइबल, यस और नो। इनसे रिलेटेड जो कमिटी थी इसके भी हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। एक कमिटी हुआ करती थी रूल्स फॉर प्रोसीजर, मतलब कैसे काम चलेगा। रूल्स, ध्यान रखना है आपको, रूल ऑफ प्रोसीजर होगा ये एक्चुअली। रूल ऑफ प्रोसीजर मतलब किस तरीके से पूरा रूल चलेगा, कैसे काम चलने वाला है। और इसके हेड बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। ये हेड भी थे किसके? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा गाइस अगर हम लोग बात करें तो कौन सा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्रोविंशियल हो गया है, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको याद रखना है, एक था स्टीयरिंग कमेटी, ये इतना एग्जाम में नहीं आती बट मैं लिख देता हूं। एक थी स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। और अगर हम लोग बात करेंगे स्टीयरिंग कमेटी तो इसके भी हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये उतना कुछ खास काम का है नहीं, है ना। इतनी बात हम लोग की यहाँ पे हो जाती है। अब बिल्कुल रूल ऑफ प्रोसीजर, हाँ अब इतनी बात हो जाती है। अब ये सारी कमिटी को अलग अलग सब्जेक्ट दे दिया गया था और इनको बोला गया था कि तुम लोग सब्जेक्ट बनाओ और अपने अपने जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करो। और फाइनली गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति को हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी। ये आपको याद रखनी है, यही एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलेगी। ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी का मतलब क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले हैं, ये लोग मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, ठीक है ना। ये बात आप लोग को याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं कि ये लोग मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे तो इसमें टोटल मेंबर कितने थे, एक तो ये भी याद रखना है आपको। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि ड्राफ्टिंग कमिटी बनी कब थी। तो गाइस ये बनी थी 29 अगस्त 1947 को। ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा बिल्कुल। 29 अगस्त 1947। और 29 आप बहुत आराम से याद कर सकते हो। पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 14 को, इंडिया ऑब्जर्व करता है 15 को, दोनों को ऐड कर दो तो 29 आ जाएगा। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947। चलिए, इतनी बातों में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ड्राफ्टिंग कमिटी बन गई। अब ड्राफ्टिंग कमिटी में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर होंगे, यस और नो, वो टोटल मेंबर कितने होंगे दोस्तों? ये होंगे टोटल 7 है ना। अब इसमें जो फर्स्ट मेंबर होंगे उनका नाम क्या होगा? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। और यही क्या थे? ड्राफ्टिंग कमिटी के आप बोल सकते हो चेयरमैन, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और इसीलिए गाइस ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम इनका रहेगा। देखो सलाह जो है वो सारी कमिटियां लिख लिख के दे रही हैं, ठीक है ना, जो दूसरी हैं, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम रहेगा वो ड्राफ्टिंग कमिटी का। और यही कारण है कि क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस कमिटी के क्या थे? चेयरमैन थे, इसलिए इनको क्या कहा गया है? फादर ऑफ, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जनक इसलिए इनको कहा गया है। अब इसमें और भी मेंबर थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस, तो अगर मैं बात करूंगा एक एक करके अपन लोग बात करते हैं। एक हुआ करते थे मिस्टर बी एल मित्तर, बी एल मित्तर। तो गाइस इनके साथ दो इशू आ गए थे, है ना। अगर हम लोग बात करेंगे, एक तो इनको हेल्थ इशू था अगर हम लोग बात करें, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ इनका डिस्प्यूट भी हो गया था। तो इन्होंने क्या किया था? इसको छोड़ दिया था। और बी एल मित्तर की जगह पे जो आए थे उनका नाम था एन माधव राव, एन माधव राव। ठीक। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, थर्ड वाले हम लोग ले लेते हैं, तो मिस्टर के एम मुंशी, के एम मुंशी। ठीक। देन हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन के बारे में अगर गाइस हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक थे डीपी खेतान, डीपी खेतान। अब अगर मैं डीपी खेतान के बारे में बात करूं तो बेटा इनकी तो हो गई थी डेथ, इनकी हो गई थी डेथ। अब अगर इनकी डेथ हो गई तो इनकी जगह पे कोई और आएगा, तो इनको रिप्लेस किया था टीटी कृष्णामाचारी ने। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, टीटी कृष्णामाचारी ने इनको रिप्लेस किया था। उसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन कौन थे? ये क्या ये नाम याद रखना है? जी हाँ, ये सारे नाम याद रखने का आपको कोशिश करना है।
अलादी अलादी कृष्णा स्वामी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये नाम भी आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। देन फर्दर अगर हम लोग गाइस मूव करें तो एक आपको मिलेंगे मिस्टर एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल, ध्यान रखना है आप लोग को इन बातों का, स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। और लास्ट हो जाएंगे मोहम्मद सादुल्ला, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, तो ये थे गाइस हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, ये सॉरी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर। और ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम क्या, काम क्या, तो मैंने आपको पहले ही बोला, इनका काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना। पर आप लोग मुझे एक बात बताओ कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने सपोज करो कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, तो क्या वही फाइनल हो जाएगा? तो ये फाइनल हो सकता है क्या? ये फाइनल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा ये 7 लोगों ने मिलकर के लिख तो दिया है, अब इसको आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्या कराना पड़ेगा? अप्रूवल भी तो कराना पड़ेगा, यस और नो। बट इसी समय गाइस अगर हम लोग बात करेंगे, श्रीकांत नॉट रिक्वायर्ड भाई, I just say one thing. Here I am taking some crash course related to examination, but for full course you can watch in Polity, है ना, in plus, not required in YouTube, ठीक है ना, मैं आप लोग को फिर बोल रहा हूँ। चलो, तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं बस मैं वही वही कवर करा दूं, है ना, और वो एकदम अच्छे से करा दूंगा, इसके बाहर आपके क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, इतना मैं आपको बोलता हूँ। चलो, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इतनी बातें आप लोग एकदम क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ तक, है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से, जब पार्टीशन होता है, पार्टीशन होता है हमारा, जब पार्टीशन होता है तो 90 मेंबर कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान। 90 मेंबर कहाँ चले जाएंगे? पाकिस्तान। और इस हालत में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस और नो, आपके पास इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, भारत की जो संविधान सभा है, उसमें टोटल मेंबर कितने बच जाएंगे? ये अगर हम लोग गाइस बात करेंगे तो बचेंगे 299। तो आउट ऑफ 389 अब इंडिया में कितने? 299। ये भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब अगर गाइस हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं यहाँ पे फोकस करूं, अगला पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो मेरी बातों को बहुत ध्यान से, अब जो इन लोगों ने बनाया था, जो इन्होंने जो अब तक लिखा था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी बात को आई होप यार आप लोग समझ रहे होंगे। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसको क्या कहा गया? ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने लिखा है? ड्राफ्टिंग कमिटी ने। ये मैं आप लोग को जो बता रहा हूं इसको आपको ध्यान से देखना है। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? ड्राफ्टिंग कमिटी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाई ड्राफ्टिंग कमिटी। यही तो काम था ड्राफ्टिंग कमिटी का कि एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख करके दो। तो इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख करके दे दिया और ये तैयार हो चुका था कब तक? अगर हम लोग बात करें तो ये तैयार हो चुका था, रेडी हो चुका था फरवरी 1948 तक, फरवरी 1948 तक ये रेडी हो चुका था। अब सवाल उठता था कि भाई साहब अब ये अगर बन चुका है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें सबकी अप्रूवल चाहिए, और सबकी अप्रूवल चाहिए तो इसको कहाँ लेके जाएगा? इसको ले जाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। फिर वहां पर इस पर क्या होगी? वोटिंग होगी। अब जब वोटिंग होगी तो कुछ चीजें यहाँ पे चेंज भी करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें यहाँ पे रिमूव करनी पड़ेंगी, यस और नो। और ये सब करने के बाद फाइनली ये क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा। और फिर इसमें सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं वो लोग क्या करेंगे? साइन करेंगे। और जिस दिन ये, अगर मैं गाइस बात करूं, जब साइन हुआ था तो उस दिन असेंबली में कितने लोग आए थे? 284। तो 284 लोगों ने मिलकर के जब इसको साइन कर दिया, है ना, तब आपको देखने को मिलता है क्या? तब आपको देखने को यहां पर मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद में गाइस मैं बात करूं, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब से कर लिया? यस और नो, कब से हमने अपना संविधान अपना लिया था? तो ये डेट थी 26 ऑफ नवंबर 1949, है ना, 26 नवंबर 1949 की डेट थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार है, हमने इसे अपना लिया। और आप सब जानते हैं 26 नवंबर को ही
हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो हम ऑब्जर्व करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, और ये ऑब्जर्व करते हैं हम लोग 2015 से। यस सर नो? हाँ या ना? इतनी बातें आप लोग को समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, पहले इतनी बताओ, है ना? जितनी बातें मैं बोलता जाऊं उतनी आप लोगों को करती जानी है, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 26 नवंबर 1949 को। हम लोग जो है गाइस इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। पर अभी भी अगर हम लोग बात करें तो क्या हम लोगों ने इसको अपनाया है? जी नहीं। तो गाइस याद आपको ये रखना है कि हम लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कब से किया, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो देखो, हमने इसको एनफोर्स कब से किया, लागू कब से किया था? लागू किया हम लोगों ने इसे 26 जनवरी 1950 को। क्यों ऐसा? आप लोग को अगर याद हो, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो, तो हम लोगों ने देखा था कि दोस्तों 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने पूर्ण स्वराज मनाया था। और इसीलिए गाइस हम लोगों ने 26 जनवरी का वेट किया, और इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, रिपब्लिक हो गए। और तब से लेके आज तक हम लोग हर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस बनाते हैं। यस और नो? ऑब्जर्व करते हैं। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ रही हैं? सौरभ आराम से भाई, है ना? जहां पे जो रिक्वायरमेंट होगा मैं वैसा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना? जितनी बातें बताई जा रही हैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से चलना है। जहां पे जो रिक्वायर्ड होगी बताई जाएंगी, है ना? तो चलो, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग को यहाँ पे बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक? अब जब ये सब काम हो जाता है तो इन सब चीजों में कितने सेशन हुए, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। कितने सेशन हुए गाइस बताओ? इन सब में टोटल सेशन आपको देखने को मिलते हैं 11। टोटल कितना समय लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? तो गाइस 2 ईयर 11 मंथ्स, 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज का टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा गाइस मैं बात करूं कितना खर्चा आया, कितना कॉस्ट आया, तो 64 लाख जो रुपीज है वो कॉस्ट आया। और अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने मोर देन 60 कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे रेफर किया। ये भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है। यस और नो? बिल्कुल। इतनी बातें अगर आप लोग ध्यान में रखोगे तो ये सब चीजों से ही क्वेश्चन आपके एकदम आसानी से बन जाएंगे, ठीक है ना? 64 लाख और 60 कंट्री का इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ध्यान में रखा। अब अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूं कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा गया, ओरिजिनल जो लैंग्वेज है वो क्या रखी गई थी? इंग्लिश। और इंग्लिश में लिखने वाले, अगर गाइस हमारी बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे कैलीग्राफर कौन थे, मतलब किन्होंने किसने पेन से बैठ करके लिखा था, तो वो भी आपको मैं बता देता हूं कि उनका नाम था प्रेम, है ना? क्योंकि क्वेश्चन ये वाला आते हैं, प्रेम बिहारी नारायण। यस और नो? जितनी बातें बोलूं बस उसको बहुत अच्छे से करते जाना। राय ज्यादा। और इसके अलावा गाइस अगर बात करूं, जब इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया, जब इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया, तो उसके लिए हम लोग बात करें तो किसे बुलाया गया, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी मैं ये वाला पॉइंट आपको जरूर बता देता हूं। इनका नाम था वसंत कृष्ण वैद्य। यस और नो? ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है? खास करके ये वाली, ओरिजिनल इंग्लिश में लिखा गया। यस और नो? बिल्कुल। हाँ जी। अब अगर गाइस हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इतनी बातें हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए थी। किसके बारे में हम लोग बात करें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, है ना? अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो बहुत सारी बातें हम लोग को देखने को मिलती हैं। जैसे कि गाइस अगर यहाँ पे और क्या क्या चीजें हम लोग को यहाँ पे और देखने को मिल सकती हैं, बताओ मुझे। तो इसमें से जो आज की जो मैंने क्लास यहाँ पे कराई है ना, ये बेसिकली फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पेपर उठाओ फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इतना ही पढ़ोगे आप लोग, है ना? इससे ज्यादा मत पढ़ना, नहीं तो आप अपना नुकसान कराओगे, ठीक है? तो एक बार मैं अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ कि आज की क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ध्यान से सुन लेना। और उससे पहले बता देता हूँ कि 12 PM पे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं वाइफ स्टडी 2.2 में। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। वर्ल्ड का फर्स्ट रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है गाइस? यूएस का है ना? सबसे पहली डिमांड किसने की थी? एम एन रॉय ने की थी।
और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बनाई थी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने की थी, कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में नहीं आता। देन हम लोग बात करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। मेंबर कौन है? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। लेक्चर के बाद आप लोग बताएंगे कमेंट में कि वाइस रॉय कौन था इस समय। देन हम लोग बात करेंगे जो कॉन्स्टेंट असेंबली थी, है ना, उसका काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी है ये। टोटल मेंबर कितने थे? 389। यस और नो? देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसके मेंबर्स में, बस आप 389 याद रखना और 93 याद रखना कि जो कि देसी रियासतों से थे, प्रिंसली स्टेट से थे। फिर हम बात करें तो इंटरिम जो गवर्नमेंट थी उसके हेड थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। कब से बनी थी? 2 सितंबर 1946 से बनी थी। देन हम बात करें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और लीगल एडवाइजर जो कि थे बी एन राव, जो कि मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। सुपर इंपॉर्टेंट है, ये कानूनी सलाह देंगे। वेल नोन ज्यूरिस्ट हुआ करते थे। देन हम लोग बात करेंगे 11 दिसंबर 1946 में जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो परमानेंट प्रेसिडेंट बने। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एग्जाम में आएगा, वाइस प्रेसिडेंट एग्जाम में नहीं आता। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही आगे चल करके प्रियम्बल बना है, और ये कहां से लिया गया? यूएस से। बट जो जब हम लोगों ने लिखा है तो लैंग्वेज का इस्तेमाल वैसा किया जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया। नेक्स्ट हम बात करें कुछ कमिटी है जिसमें से आप लोग पढ़ सकते हो, इनको रीड आउट कर सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्होंने ही ड्राफ्टिंग कमिटी ने ही, अगर हम लोग बात करें तो ड्राफ्टिंग कमिटी ने ही क्या किया है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इन्होंने ही प्रिपेयर किया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रिपेयर किया था? ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था। और बाद में इसी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कहां लेके आया गया? असेंबली में लाया गया, वोटिंग कराई गई, कुछ चेंजेस करने होंगे तो चेंजेस किए गए, और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन करके तैयार हुआ। और जब तैयार हो गया तो उसको 26 नवंबर 1949 को अपना लिया। उसी दिन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं। और अगर हम लोग बात करें, ये लागू हुआ था 26 जनवरी को, और इसको बनाने में 64 लाख का खर्चा आया। सेशन 11 हुए, 2 साल 11 महीने 18 दिन का इसमें समय गया आपका। ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यस और नो? यस और नो? डन। तो गाइस ये था आज का लेक्चर, और मैं आपको बता देता हूँ कि इससे ज्यादा पॉलिटी पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है ना। ये क्रैश कोर्स जो होगा आपकी क्वेश्चन यहाँ पे बनने लगेंगे। हाँ जी, एसएससी जेई वाले यही पढ़ेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल करवाऊंगा स्पेशल क्लास में, ओके आकाश? ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूँ, कल एक क्लास हम लोग कर रहे थे, कल के होमवर्क के बारे में बात करूँ, बाकी तो ठीक है। कल हम लोग बात कर रहे थे लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट के बारे में। किसके बारे में? लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट के बारे में। तो देखो यार, एक था इंडिजीनस, है ना, मैंने इंडिजीनस के रूप में आंसर दे दिया था। देखो जो इंडिजीनस होता है वो जो हम लोगों ने खुद बनाया है, तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा उसमें? काकरा पार, है ना। बट अगर हम लोग बात करें ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब क्या होता है? जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है, तब आंसर हो जाएगा आपका कलपक्कम। यस और नो? कलपक्कम। लेकिन कलपक्कम इंडिजीनस नहीं। इंडिजीनस मतलब क्या? हमने किसी की हेल्प ली थी। और कल मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने इसको बनाने में किसकी हेल्प ली थी? रशिया की। यस और नो? कलपक्कम 2000 मेगावाट है, और ये कहां पर है? तमिलनाडु में। और जो हम लोगों ने खुद से बनाया है काकरा पार, ये एक्चुअली इस पूरे ईयर न्यूज में था 2020 में, और इसीलिए मैंने यही मेरे ध्यान में था। तो ये हमारा इंडिजीनस था, मतलब जो हम लोगों ने खुद से बनाया था। नाम क्या था? काकरा पार। वेलकम सुहेल, आयुषी, अमरवीर, विजी। हाँ, गांधी जी मेंबर मेंबर नहीं थे, गांधी जी कांग्रेस भी छोड़ चुके थे। वेलकम निशांत, रितिका, है ना, बिल्कुल। तो याद रखेंगे जितनी बातें मैंने आप लोग को बताई हैं, ये पॉइंट भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना। न्यूक्लियर प्लांट के बारे में इंडिजीनियस मतलब जो हमने खुद से बनाया है। और अगर आपसे सीधा सीधा पूछ ले लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया, देन आंसर हो जाएगा कलपक्कम। इसको ध्यान में रखना। चलो, तो ठीक है गाइस, अब हम लोग इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। यस और नो? ठीक है ना? तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। और अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी ये सारे के सारे प्राइजेस चल रहे हैं, बट ये आपको पे नहीं करने हैं। आप यूज कर सकते हैं कोड NG10 अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में करना चाहते हैं तो। ठीक है, दैट्स इट गाइस फॉर टुडेस लेक्चर। अब हम लोग मिलने वाले हैं 12 PM पे, और 12 PM पे मैं स्टार्ट करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री, और अभी मैं उसकी लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।